Hello everyone, welcome to our channel Dream University, a part two of top colleges or where dreams come true. जहाँ पे आपका अपनी फेवरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का, अपनी इंस्पायर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा किया जाता है, जिसके थ्रू आपको गाइडेंस मिलता है कि आप अपनी फेवरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा पाए, उसमें एडमिशन ले पाए, जहां भी आपके जाने का सपना है आप उस सपने को पूरा कर पाए, है ना। डीयू है, जेएनयू है, और राइट, बहुत सारे बच्चे ज्यादातर डीयू जाना चाहते हैं, है ना, जेएनयू जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग गाइड करते हैं, विच यू ऑल नो प्रोबेबली बाय नाउ, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। दूसरा, जैसा कि अब हम सब लोग जानते हैं, हमारी पिछली वीडियो में हमारा बैच लॉन्च हुआ था, उससे पहले हमने एक इंटरव्यू भी डाला था हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री सीयूईटी पीजी जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए हिस्ट्री का एग्जाम होता है, उसमें हम लोग उसके लिए हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और उस बैच में मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, फैकल्टी। और मैंने अपना मास्टर्स डीयू से किया है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी डीयू से, गार्की कॉलेज से किया है, तो मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड आई गाइड पीपल फॉर दैट, और मैं यहाँ पे पढ़ाती भी हूँ। मेरा बैच अभी स्टार्ट होने वाला है विद इन 2-3 डेज, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ चीजें हैं जो हम लोग करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स फॉर फ्री। लाइक बैच तो ऑब्वियसली पेड है, और उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इससे पहले वीडियो में भी है, और उसकी इन्फॉर्मेशन, फर्दर अपडेट्स या कुछ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है ना, या फिर एक नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं बैच की भी इंफॉर्मेशन। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री का ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे हम काफी सारी अपडेट्स भी शेयर करते रहते हैं, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, या हम वहाँ पे क्विज शेयर कर देते हैं 5 क्वेश्चन का, या फिर कोई भी मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो मैं वहां पे भी मेंशन कर देती हूँ, बिकॉज जरूरी नहीं कि जो हमारे बैच के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को हेल्प मिले, तो कुछ चीजें करते हैं हम लोग, वो सभी के लिए होती है, जैसे डेट्स एग्जाम की, या फॉर्म कब आ रहे हैं, या फिर आपको कब तक प्रेफरेंस कैसे फिल करने हैं, या कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी क्वेरी, हम सारी क्वेरीज भी सॉर्ट करते हैं बच्चों की। तो आप वो वहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल काफी हेल्प मिलेगी। तो दिस इज फॉर ऑल ऑफ योर बेनिफिट्स, सो जस्ट सब्सक्राइब टू दैट चैनल। उसके बाद बात आती है आज के वीडियो की। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि जब भी हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप सभी को पता होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो किस किस टॉपिक से आए हैं, या फिर उनके बाकी के भी, एक तरीके से एक क्वेश्चन होता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो एक ऑप्शन सही होता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन के बारे में भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो उस तरीके से हम इस पेपर को एनालाइज करेंगे, जो कि पिछली बार हुआ था पोस्ट ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का सीयूईटी का जो एग्जाम हिस्ट्री का हुआ था, उस पेपर को आप देख ही रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, उसको मैं आज आपके साथ मिलकर सॉल्व करने वाली हूँ। और जितना भी इंफॉर्मेशन है जो शेयर किया जा सकता है जिस क्वेश्चन में, वो मैं बिल्कुल शेयर करूंगी यहाँ पे, और आपको साथ साथ बताती भी रहूंगी कि ये किस टॉपिक से है क्वेश्चन, या इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, या फिर क्या मतलब बहुत जरूरी है ना, या इससे क्या क्रक्स निकल के आता है कि कौन से टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हम लोगों को प्रिपेयर करने चाहिए कौन से टॉपिक से अच्छे से। ऑलराइट, तो ये वीडियो पूरा उसके बारे में है आज का, एंड आई होप आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। हम सभी जानते हैं पेपर का पैटर्न क्या है। शुरू के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आते हैं आपके जनरल पेपर के बेसिस पे, जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, जनरल अवेयरनेस, थोड़ा बहुत मैथ्स, थोड़ा बहुत आपका एप्टीट्यूड, थोड़ा बहुत इंग्लिश, है ना, लैंग्वेज में। बाकी नेक्स्ट आपके जो 75 क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं आपके डोमेन से, जो भी आप सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उससे। तो उन 75 क्वेश्चंस का डेफिनेटली मैं उन्हीं 75 क्वेश्चन से डील करने वाली हूँ इस वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो हिस्ट्री के लिए ही है, पार्ट ए के लिए भी। हालांकि हमारा बैच है और हम लोग काफी गाइडेंस देते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, तो आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, रेस्ट आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उस पर। ऑल राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 25 है, लेकिन स्टिल मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो विच लार्ज हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा। ओके, हरियाणा में कौन सी हड़प्पन साइट लोकेटेड है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, ये हम सब जानते हैं। हड़प्पन साइट मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है जिसे। तो उससे क्वेश्चन है, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी साइट जो है वो हरियाणा में है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी साइट होती है ना, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी सारी साइट्स हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, धोलावीरा है, चानूदारो है, कालीबंगन है,
है ना, बनावली है, तो ये राखीगढ़ी है। तो ये सारी जो साइट्स है ना, इनका आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ये जो है कहाँ पर है। पहली चीज कहाँ पर है, दूसरी चीज कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको एक्सकेवेट किया है, तीसरा कौन से ईयर में किया है, ठीक है, और चौथा कि यहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। मेनली आपको यही पढ़ना होता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन कहीं दे रखी है तो वो एटलीस्ट इस फैक्चुअल एग्जाम के लिए यूजलेस है, क्योंकि इसके अलावा क्या ही पूछेंगे। जनरली यही आता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, या ये जो है सपोज हॉर्स के रिमेन्स कहाँ मिले हैं, सुरकोतड़ा में मिले हैं। तो उस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या तो फाइंडिंग्स के ऊपर, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट किसने एक्सकेवेट करी है, या फिर ईयर जिसमें वो एक्सकेवेट की गई है, या फिर किस लोकेशन पर वो है। ठीक है, ये पूछा जाता है ज्यादातर, है ना। तो हम बिल्कुल जानते हैं, जिसने पढ़ा है वो तो बिल्कुल जानते होंगे। जिसने अभी तक नहीं इस तरीके से पढ़ना शुरू करा है, तो आप हरप्पन की जो भी साइट्स हैं उन पे ये चार चीजें जो मैंने बताई हैं इन पे ध्यान देके आप उन साइट्स के बारे में पूरी तरीके से पढ़िएगा, है ना। अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगन राजस्थान में है, धोलावीरा इन गुजरात, ओके, एंड फाइनली राखीगढ़ी जो है हमारा वो हरियाणा में। ऑल राइट, या सो दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट, अब देखिए, हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इस चीज पे बेस्ड है कि जो टेक्स्ट है डिफरेंट टाइम के, चाहे वो मिडिवल हो, चाहे वो एंशियंट हो, या फिर वो मॉडर्न में लिखी गई कुछ किताबें, सभी की जो डेट है और उनका ईयर है वो कब लिखी गई है ना, और किसके द्वारा लिखी गई, ये दो तीन चीजें जो है ना आपको, हाँ, उसके बारे में आपको याद रखनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज है ना, जो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, जैसे वैदिक टेक्स्ट है। वैदिक टेक्स्ट क्या है, हमारे फोर वेदास हो गए, है ना, ब्राह्मणास हो गए, अरण्यकास हो गए, है ना, उपनिषद हो गए। तो उस टाइम में वैदिक पीरियड में थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो वो लिखे गए हैं। तो हम सबको पता है वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से 500 बीसी तक है। तो ए का जो है वो थर्ड ऑप्शन है ना। तो इस तरीके से बाकी आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। देखिए ए का थर्ड ऑप्शन है, यानी कि ए का फोर्थ सेकंड में दे रखा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये तो है ही नहीं, या इन तीनों में से कोई है। ठीक है, इससे हमें ये पता चला। अब संगम लिटरेचर भी हम सभी ज्यादातर जानते हैं, ज्यादातर लोग इसे मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ना शुरू करा है उन्हें पता होगा कि संगम लिटरेचर का क्या टाइम पीरियड है। वो है ये 300 BCE टू 680। सो संगम लिटरेचर यानी कि बी का फर्स्ट हो गया। तो उसी से ही हालांकि आपको पता चल गया कि ए का थर्ड और बी का फर्स्ट किसमें है, ओके, थर्ड ऑप्शन में है। लेकिन फिर भी आपको, मैं तो यही कहूंगी कि सबकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सी का है हमारा सेकंड, यानी कि थर्ड सेंचुरी बीसी। प्राकृत को एज द लिंगुआ फ्रैंका बोला गया था, और संस्कृत को स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था फोर्थ सेंचुरी एडी से। ओके, सो यू शुड रिमेम्बर ऑल दीज। बट ये है कि आप ज्यादातर जितना, जैसे इंपॉर्टेंट कौन से, वैदिक टेक्स्ट और संगम लिटरेचर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में तो मुझे लगता है सबको ही पता होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड, ईयर्स, और किसने लिखा क्या, अगर मेंशन है हमारे हिस्ट्री बुक्स में कि कौन सा टेक्स्ट किसने लिखा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सिमिलरली जैसे मैंने आपको भी बताया था, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है ना। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, अब ये देखिए सारे एंशियंट हिस्ट्री के टेक्स्ट हैं मोस्टली, और एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, जो थोड़ा बात की है मॉडर्न पीरियड की। बाकी मोस्टली जो है ये कंपाइल्ड हुई भी चीजें हैं। तो ये कंपाइल हुई है सारी एंशियंट इंडिया में, है ना। तो और इनका क्या है, इनका ईयर दे रखा है आपको, इनका ईयर दे रखा है कि कौन से ईयर में ये कंपाइल हुई है या लिखी गई है ना। तो इसमें क्या है हमारा, देखिए मनुस्मृति ज्यादातर लोगों को पता होगा, ठीक है, कि 1776 में हुई थी सबसे पहले, है ना। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का भी मोस्टली लोगों को पता है 1904। ऑलराइट, 1904। तो ए का थर्ड और डी का फोर्थ तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो ए का थर्ड और डी का फोर्थ हालांकि एक ही ऑप्शन में, बट फिर भी आपको अभिजना शकुंतलम जो कि कालिदास ने लिखी है, वेरी फेमस writer of his time, and he's also called Shakespeare of the East. ओके, तो इनके बारे में भी आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो ए का जो है थर्ड है ना, डी का फोर्थ है,
और बी का जो है वो फर्स्ट है 1789 में कंपाइल किया था, एंड फाइनली सी का जो है वो सेकेंड है 1785। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके से तो आपको याद डेफिनेटली नहीं रहेगा इस वीडियो के थ्रू, बट फिर भी इसमें ये एक्सप्लेन है तो आपको एटलीस्ट ये चार तो याद होंगे। लेकिन अदर देन दैट ऑल्सो जितने भी टेक्स्ट हैं अभिजना शकुंतलम या फिर कालिदास के 5 टेक्स्ट हैं मेन वाले, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन किसमें क्या दिया गया है, उनके बारे में ये कि वो कब लिखे गए हैं और वो कौन से राइटर। अभी अगर मतलब शकुंतलम के अलावा बाकी के 4 हैं, जैसे जो इतने ज्यादा फेमस मतलब फेमस तो है, लेकिन आप लोग को जनरली शकुंतलम याद आता है जब कालिदास की बात की जाती है। अगर वो दे दिया और लिख दिया कि किसने लिखा है तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये जो टॉपिक्स है ना एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेस से हैं, ये सारी चीजें जो है ना एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्स है उससे आते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, अब थोड़ा सा जो है ये पॉलिटी के बारे में हो गया है ना। पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में सत्वानाश की, लेकिन आई मीन सॉरी पॉलिटी के बारे में नहीं, ये है हमारे हिस्टोरियोग्राफी के बारे में कि कौन से हिस्टोरियन ने किस पे वर्क किया है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होता ही है जब आप ग्रेजुएशन हिस्ट्री से कर चुके हैं आप सभी लोग। सिंस ये पीजी एग्जाम की तैयारी है तो डेफिनेटली आप सब लोग ग्रेजुएशन में ये सब पढ़ा होगा आपने। लेकिन तब भी जो है मैं अपने बैच में तो हालांकि बच्चों को सजेस्ट करती हूँ काफी सारी चीजें इसको पढ़ने के लिए या किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बट अदर देन दैट ऑल्सो आप लोग थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिए, एक लिस्ट बनाइए, कंपाइल करिए आर्टिकल्स की, या कि किस सेक्टर में किस हिस्टोरियन ने काम करा है, कौन सी हिस्ट्री पे, मौर्यास पे, सतवाहनास पे, किसने कौन से हिस्टोरियन ने काम किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल गोइंग बैक टू दिस क्वेश्चन, आरजी भंडारकर रिकंस्ट्रक्टेड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास, इट्स वेरी करेक्ट। वीके रजवाड़ी पब्लिश 22 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड सोर्सेज ऑफ मराठा हिस्ट्री, करेक्ट। डी.आर. भंडारकर वाज अ संस्कृतist, ये गलत है। ठीक है, आरसी मजूमदार वाज अ जनरल एडिटर ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, दैट मींस ए बी डी सही है इसमें, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट, या अब देखिए फिर से सोर्सेज पे क्वेश्चन आ गया, तो हम अभी क्या देखते हैं, एक कॉमन फीचर जो हमें अभी तक एग्जाम का पैटर्न समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि सोर्सेज पे काफी क्वेश्चंस अभी तक हमने देखे है ना। कॉन्टिन्यूसली सोर्सेज पे क्वेश्चन है, चाहे वो ईयर पे बेस्ड हो, चाहे वो हमारा राइटर पे बेस्ड हो, चाहे वो हमारा क्रोनोलॉजी पे बेस्ड हो, लेकिन सोर्सेज पे बहुत क्वेश्चन। जैसे मेगास्थनीज है, उन्होंने इंडिका लिखी थी, इंडिका, व्हाट वाज इंडिका, आई होप आप सबको पता हो। मॉडर्न हिस्ट्री का एक मेजर प्राइमरी सोर्स है इंडिका, है ना। तो ये हम सबको पता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। और द पेरिप्लस ऑफ एथराइडेंस, ये भी एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री का ही एक सोर्स है, ये संस्कृत में नहीं लिखी गई थी। ओके, नेचुरल हिस्टोरिका वाज रिटन इन ग्रीक, और डी है ज्योग्राफी इज रिटन इन ग्रीक। ठीक है, तो जो बी और सी है वो गलत है, यहाँ पे ए और डी सही है। तो ये आप लोग को तभी पता चलेगा जब आप, मैंने अभी भी बताया है, मैं दोबारा भी बता रही हूँ, मैंने पहले भी आपको इसमें बताया था, और पिछले साल भी हम लोगों ने जो पेपर सॉल्व किया था या मैंने जो भी गाइडेंस दिया है बच्चों को, मैंने बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज। वो हम सब लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन चाहे वो एस्ट्रोनॉमी, स्पेसिफिकली गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो सोर्सेज लिखे गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्यास के भी इंपॉर्टेंट है, बट गुप्ता के टाइम पे इसे क्लासिकल एज कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। उसमें भी बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं, प्लीज उनका राइटर, वो कब लिखे गए और उनका नाम क्या है, इतनी 3 चीज आपको याद रखनी है, तो आप याद करके चला। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, या आपको हिंदी में भी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, वो आपका मीडियम होगा कि आप किस में कर रहे हैं सॉल्व, है ना। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसका पहली बार है मतलब किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है ग्रेजुएशन, एंड अभी तक सीवीटी नहीं दिया है, अभी तक कोई भी एग्जाम इस तरीके का नहीं दिया है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलते हैं। और दूसरी चीज मैं बता रही हूँ वो ये है कि जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 2 स्टेटमेंट दे देके बोल देंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, हो सकता है दोनों सही हो सकता है एक गलत एक सही हो, सेकंड वाला सही है या फर्स्ट वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, एजर्शन रीजनिंग भी आती है। एजर्शन रीजनिंग जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझा दूंगी किस तरीके से होता है। द मॉनसून हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री, बिल्कुल हमारी जो है एग्रेरियन इकोनॉमी रही है ना हमेशा से, तो मॉनसून अच्छा रोल प्ले करता था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। The discovery of the monsoon enabled Indian to carry on trade and establish cultural contacts with Western Asia and Mediterranean. So बिल्कुल ठीक है, तो जो हमारी मॉनसून थी उस पर काफी हद तक डिपेंडेंट था हमारा जो इकोनॉमी था, और उसके और जब इकोनॉमी हमारी अच्छी चलेगी मॉनसून पे डिपेंड होके, तो उसी के कारण मतलब जो हम लोगों ने मॉनसून को की जो डिस्कवरी इनेबल्ड
इंडिया टू कैरी ऑन ट्रेड, तो उससे क्या है, जब इकोनॉमी प्रॉस्पेरस होगी तो ट्रेड भी फ्लरिश करेगा, है ना, तो हमें हेल्प किया। तो दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लाइक नॉर्थ इंडियन भक्ति मूवमेंट का जो हमारा एक टॉपिक होता है उससे है। भक्ति मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो साउथ इंडिया का हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने जनरली मतलब मेनली कृष्णा कल्ट के बारे में उन्होंने अपना थ्योरी दिया है, उन्होंने अपना तरीका बताया है, डॉक्ट्रिन बताया है। तो उसमें ही उन्होंने ये भी बताया था कि लाइक कीर्तन जो होता है जिसमें एक मिस्टिक एक्सपीरियंस होता है, आप लोग मतलब भजन करते हैं या कुछ गाते हैं, यू नो यू सिंग इट इन द प्रेज ऑफ गॉड, यू इन्वोक द गॉड एंड यू नो शो योर लव टुवर्ड्स हिम, और उसमें आपको एक मिस्टिक एक्सपीरियंस में गॉड का प्रेजेंस फील होता है, तो दैट इज कीर्तन। तो चैतन्य ने महाप्रभु जी जो थे, तो उन्होंने ही कीर्तन को पहली बार कॉइन किया था, है ना। और चैतन्य ट्रेवल टू गया टू रिवाइव द कृष्णा का, ये गलत है, ठीक है, ही डिडंट ट्रेवल टू गया। तो आपको ना अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो चैतन्य महाप्रभु हो गए या और भी जो है ना, दादू या फिर और भी कबीर, है ना, गुरु नानक, मीरा, मीराबाई, तो इन सब के बारे में आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना, होनी ही चाहिए कि वो कहाँ गए, कहाँ मेनली उन्होंने अपना काम करा, कहाँ वो रहे, थोड़ा बहुत, है ना, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स भक्ति मूवमेंट, या उन्होंने क्या डॉक्ट्रिन दी है, या उनकी डॉक्ट्रिन का क्या नाम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, या अब देखिए, फिर से सोर्सेस आ गए हैं अगेन, दोबारा से कौन से सोर्सेस आए हैं, एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेस आए हैं। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ कि जो एंशियंट हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्सेस के मामले में। सबसे ज्यादा जो हम लोग इवन नेट में भी हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अगर सोर्सेस पे क्वेश्चन आता है तो मेनली एंशियंट हिस्ट्री से आता है। हालांकि इस पेपर में मैंने ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ एक या दो ही सवाल हैं जो मेडिवल हिस्ट्री से, है ना, मध्यकालीन भारत से का जो इतिहास है उससे आए हैं। बाकी मोस्टली एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है सोर्सेस के ऊपर। इसी तरीके से आप सभी को एक चीज तो पता होगी, पोस्ट गुप्ता जिसने भी पढ़ा होगा, कि जो बाना भट्ट थे उन्होंने क्या लिखा है, हर्षवर्धन के ऊपर उन्होंने टेक्स्ट लिखा था, उनकी पोइट थे वो, एक तरीके से राइटर, तो हर्षचरिता लिखी है ना। तो ए का जो है वो थर्ड है ऑप्शन। तो बेसिकली आपके दो ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो जाते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप आपको याद मत करिए। फिर भी कल्हणा जो है उन्होंने क्या लिखी थी, कश्मीर की हिस्ट्री, दैट इज राजतरंगिणी, दैट मीन्स डी का सेकेंड ऑप्शन है ना। सो इसी से आपको क्लियर हो जाएगा ए का थर्ड, ठीक है, एंड डी का सेकेंड। सो ए का थर्ड एंड डी का सेकेंड सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया। बट डेफिनेटली ये तब, ये जो हैक बता रही हूँ मैं, ये तब के लिए बता रही हूँ अगर आपको नहीं आते हैं चारों, एंड बट आई रियली वांट यू पीपल, ऑल ऑफ यू, टू जस्ट नो ऑल द फोर, बट नहीं आता है चारों तो दो से भी काम चल जाता है कभी कभी। बट क्या पता बी और सी को ही अलग देते सिर्फ, डी इसमें भी टू होता और इसमें भी टू होता, तब आप क्या करते हैं ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ चारों पता होना चाहिए। बट फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है ना। संध्या करा जो है उन्होंने रामचरित की थी, और सी जो है यानी कि बिरहणा उन्होंने विक्रम देवचरित लिखी, है ना। तो ये जो है सारे सोर्सेज हैं एंशियंट हिस्ट्री के, आपको उस टॉपिक में ये सब कंपाइल मिल जाएंगे। बाकी जो मैं बैच पढ़ाने वाली हूँ उसमें डेफिनेटली आपको ये मिल जाने वाले हैं वेरी इजीली। मैं तो पढ़ाऊंगी अपने तरीके से, सोर्सेस पे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, है ना। लास्ट टाइम हमारी श्वेता मैम ने पढ़ाया था तो उन्होंने भी एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेस पे काफी ध्यान रखा था कि वो दें उन्हें, उनके नोट्स भी काफी बेनिफिशियल हैं, है ना। और मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ भी हम लोग शेयर करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डाल देते हैं, या क्विज डाल देते हैं, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट नोटिस है, आपको उसी दिन उसी मोमेंट पता चल जाएगा जब वो निकलता है। उतना अपडेटेड आप खुद नहीं रह पाते हैं, प्रिपरेशन में बिजी रहते हैं, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को हमारे फॉलो करिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, वहां पे हमारे बैच की इन्फॉर्मेशन भी शेयर्ड है। और इस बार तो हमारे बैच में जो लास्ट ईयर का, मतलब अगर आप हमारा इस बार का बैच लेते हैं तो अभी वाली लाइव क्लासेस और नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन लास्ट ईयर जो हम लोगों ने पढ़ाया है सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हमारे एप्लीकेशन पे है, तो आपको हमारे एप्लीकेशन के थ्रू वो पुराने लेक्चर्स भी मिलेंगे कि आपको कुछ अलग से पढ़ना है या कुछ आपको, मतलब एक तरीके से वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना।
कभी आप कोई क्लास मिस भी कर जाते हैं, हालांकि इस बार भी रिकॉर्डेड होंगी सारी क्लासेस, तो आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है ना। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर हेल्प। या क्वेश्चन नंबर 33, होमो हेबिलिस, हम सबने पढ़ा है होमो हेबिलिस क्या होते हैं, है ना। होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस है, जनरली सेपियंस कह देते हैं, लेकिन सेपियंस सेपियंस है। आप सब लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा एज द फर्स्ट टॉपिक। तो जो होमो हेबिलिस थे, जो फर्स्ट वाले थे, ठीक है, मींस अ हैंडी और स्किलफुल मैन दैट वाज नोन सो एज ही हैड हैंड्स। ठीक है, अब होमो हेबिलिस के हैंड्स थे, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है हैंडी या स्किलफुल मैन होता है, लेकिन इस वजह से नहीं जस्ट बिकॉज उसके हैंड्स होते हैं। तो स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है, ठीक है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो भी मैं आपको बता रही थी ना एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन, वो ये होते हैं। एजर्शन मतलब एक बात बोली गई और उसका कारण बताया जाएगा आपको उसके नीचे कि भाई ये जो बात बोली गई है उसका ये कारण है, लेकिन वो कारण सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा हो कि जो आर है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है और जो ए है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो आर है वो उसका कारण सही नहीं है ना, वो उसका रीजन सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। इस बार जो है जनरली देखिए स्टोन एज से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, है ना। जनरली उसको सभी लोग, जितने भी लोग आपको स्ट्रैटेजी बताते होंगे, हमारी खुद की स्टूडेंट जिनका जो लास्ट ईयर हमारे बैच में थी उनका सिलेक्शन हुआ है डीयू में, एलएसआर में, और एक स्टूडेंट है उनका भी सिलेक्शन जेएनयू में हुआ है। तो उनकी भी जो कहना है वो यही है कि बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, या उन्होंने भी 2-3 क्वेश्चन ही आपको इस पेपर में दिखेंगे या फिर और भी। फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, लेकिन जनरली जो मैंने नोटिस है वो ये है कि वो एजर्शन रीजनिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलर नहीं आ रहे हैं किसी साइड से रिलेटेड। बट तब भी हमें कुछ स्किप नहीं करना है, हम सब कुछ पढ़ेंगे। अपर पैलियोलिथिक एज केम टू एन एंड विद द एंड ऑफ आइस एज, करेक्ट। इट वाज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, गलत। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो डेफिनेटली नहीं, उसके लिए तो हम ही लोग बहुत है प्रेजेंट डे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, है ना। तो अपर पैलियोलिथिक एज का जो एंड हुआ था वो आइस एज के एंड के साथ हुआ था, बट उसका रीजन ग्लोबल वार्मिंग था, एंड दिस इज नॉट ट्रू। सो ए इज टू आर इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन। या सो या अब देखिए हर्षवर्धन, यानी कि जो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी है, वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन, उनके कैपिटल के बारे में पूछा है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्नौज है या थानेश्वर है। देखिए प्रयाग और मथुरा तो है ही नहीं, डेफिनेटली यू नो, आई होप जिन्होंने पढ़ा है वही इस बात को समझ पाएंगे। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा, मैं बता दूं कि किसी भी डायनेस्टी में कोई इंपॉर्टेंट रूलर है या जो भी वो अपनी कैपिटल बनाता है, यहाँ तक कि जो महाजनपदास थी, 16 महाजनपदास बिल्कुल स्टार्टिंग में, उनकी भी कैपिटल्स आपको याद रखनी है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी है, मौर्याज ने अपनी कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र, एंड यू नो विच एवर, कोई भी डायनेस्टी होती है, सतवाहनास की डेक्कन में, तो उस तरीके से ना आपको याद रखना पड़ेगा कि उनकी कैपिटल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से हो जाता है, हालांकि ये बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन लोग भूल जाते हैं ज्यादातर, है ना। तो जो अर्ली कैपिटल थी यशोधन की, वो थानेश्वर, है ना। ऑल राइट, आई होप आपको एक तो याद हो गया होगा इसके बाद। हाँ, तो नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। विच इंस्क्रिप्शन हाईलाइट्स द नंदास एक्सरसाइज पार ओवर कलिंगा, है ना। तो कौन सा इंस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि नंदास की पार जो है कलिंगा पर थी, है ना। तो इसमें देखिए कुछ चीजें तो बहुत ऑब्वियस होती है, इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर अराउंड 10 और 15 और मैक्सिमम 15 बोलूंगी मैं, बट जहां तक 10 ही है जो एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है ना। है ना, तो उन सब के बारे में मैं तो ऑब्वियसली अपने बैच में अलग से पढ़ाऊंगी, लेकिन आप लोग को भी मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एंड वोंट बी अ पार्ट ऑफ माय बैच, उनको भी मैं ये बोलूंगी जितने भी इंस्क्रिप्शन है ना इंपॉर्टेंट वाले, उन सबके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसने क्या दिया हुआ है ना। प्लीज उस पार्ट को स्किप मत करिएगा सोच के कि अनइम्पोर्टेंट है या ज्यादा ऐसा कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। इंस्क्रिप्शन के बारे में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, आई होल और ये हाथी गुम्फा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमें पता है जो इंस्क्रिप्शन जो है, आई होल इंस्क्रिप्शन, इट वाज written by Ravi Kirti, who was the court poet of a Chalukya ruler, Pulkeshi II। और जो आईहोल इंस्क्रिप्शन है वो हमारा पुलकेशिन II के अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है हर्षवर्धन को डिफीट किया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। तो आईहोल इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ पुलकेशिन। सो एंड अजंता इंस्क्रिप्शन एज सच
इसमें अजंता मतलब केव 17 में एक इंस्क्रिप्शन है जो कि डोनेशन के बारे में है, एंड जो मथुरा इंस्क्रिप्शन है हमारा वो शैविज्म से वो मतलब गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त के पीरियड का है ना। तो आईहोल भी प्राकृत में है और हाथी गुम्फा भी प्राकृत में है। मथुरा इंस्क्रिप्शन संस्कृत, तो एक तो मथुरा उसमें लकुशिला गुरु के बारे में, इट्स आल्सो कॉल्ड आई थिंक लकुशिला मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन। तो उसमें लकुशिला गुरुज के बारे में बताया है और थोड़ा सा दिया गया है कि किस तरीके से 2 शिवलिंग जो है एक टेंपल को डोनेट करे थे इन द ऑनर ऑफ गुरुज। ओके, सो इट्स आल्सो डोनेटिव इंस्क्रिप्शन मथुरा इंस्क्रिप्शन। जो हाथी गुम्फा है वो बताता है एक इवन एक मतलब इट्स इन उड़ीसा। ओके, तो खारावेला जो है एक चेदी उनके भी अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। इट आल्सो हाइलाइट्स द नंदा हाउ नंदा एक्सरसाइज पावर ओवर द, सो इट्स हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉम्प्लेक्स हंटिंग। अब देखिए हंटिंग सोसाइटी देखेंगे तो सिर्फ सारी ही है एक तरीके से। मीजोलिथिक में भी होती थी थोड़ी, पैलियोलिथिक में तो होती ही थी, हंटर गैदरर्स थे, नियोलिथिक में भी होती थी, भले ही डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था चैल्कोलिथिक में भी, लेकिन मेनली कॉम्प्लेक्स क्यों पूछा है? बिकॉज दे आर हंटिंग, दे आर गैदरिंग, बट दे आर आल्सो डोमेस्टिकेटिंग, सो दैट इज नियोलिथिक, है ना। इतना तो आई होप आप सबको पता होगा। पैलियोलिथिक में मतलब मेनली स्टोन एज भी कहा जाता है इसको, इसमें सिर्फ हंटिंग गैदरिंग होती थी। मीजोलिथिक में ट्रांसफॉर्मेशन था, थोड़ा बहुत डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। नियोलिथिक में प्रॉपर्ली लोग डोमेस्टिकेट करने लगे थे एनिमल्स, प्लांट्स। Alright, so the next, the transition from Neolithic age to Bronze Age civilization took place in, ठीक है। तो नियोलिथिक से ब्रॉन्ज एज का जो हमारा ट्रांजिशन, हालांकि एक क्वेश्चन को कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, इट्स अ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। सो इट्स इन मेसोपोटामिया, इट अकर्ड इन मेसोपोटामिया। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए वैदिक पीरियड से क्या इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वैदिक पीरियड से है, जिनको नहीं समझ में आया है मतलब थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि बहुत ही साफ दिख रहा है कि ये सारे जो टर्म्स हैं ये कौन से पीरियड के हैं, वैदिक पीरियड के। अब देखिए जो वैदिक पीरियड है उसमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन जनरली देखे गए या तो यज्ञ पे क्वेश्चन आता है, वाजपेय राजपेय यज्ञ, है ना, अश्वमेध यज्ञ, या फिर क्वेश्चन आता है जनरली टर्म्स के ऊपर, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी की भाई इसको क्या कहते हैं, विहि विहि क्या होता है, यावा क्या होता है, या फिर विधाता सभा समिति क्या है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसी तरीके से मेनली आपको जो वैदिक पीरियड में ध्यान देना है, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी पे बहुत ध्यान देना है ना, तो उसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। अब फिलहाल देखते हैं कुटुम्बिन वाज इक्विवेलेंट टू, मतलब कुटुम्बिन क्या था, सभा, डेफिनेटली ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी वो थी। वैश्य ऑफ कोर्स इट्स अ लाइक फोरफोल्ड डिवीजन का एक पार्ट है वैश्य। आर्य, आर्यंस को ही कहा जाता है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज लेफ्ट इज गहापति, एंड इसका लिटरल मीनिंग है हेड ऑफ द हाउस होल्ड, गहापति, गहपति, गह इज घर एंड पति इज लाइक द हेड, तो गहापति कुटुम्बिन इसका टर्म है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंडिकेट करते हैं दैट लैंड्स वर बीइंग ग्रांटेड टू ब्राह्मण डोनीज। अब देखिए बहुत जरूरी होता है, चाहे मिडिवल पीरियड हो या फिर एंशिएंट पीरियड हो या कोई भी पीरियड हो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें ये पता लगाना जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लैंड दी जाती है या फिर इस तरीके से ना, तो वो उनको क्या कहा जाता है ना, तो उन लैंड्स को क्या कहा जाता है। ऑलराइट, सो उन लैंड्स को क्या कहा जाता है, तो इन इन एंशिएंट पीरियड और यू नो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ या स्पेसिफिकली एंशिएंट जैसे, तो उनको ब्रह्मदेय लैंड्स कहा जाता था, ब्रह्मदेय। ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर दिस। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ड्रीम यूनिवर्सिटी को और करें अपने CUET अदर एंट्रेंसेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।